हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रभु कुशवाहा ट्यूटोरियल में। आप देख रहे हैं हमारा करंट अफेयर्स का डेली एपिसोड जिसका नाम है डेली डोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेली डोज। आज के डेली डोज की शुरुआत करेंगे एक नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट के साथ, और वो अपॉइंटमेंट रिलेटेड है एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर से। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर के जो नए महानिदेशक हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र बस को जो है एनसीसी का 35वां महानिदेशक अपॉइंट कर दिया गया है। और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबार पाल सिंह को। तो हमने देखा कि एनसीसी के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन है? वीरेंद्र बस हैं। ये कौन से क्रम के महानिदेशक हैं? 35वें महानिदेशक हैं। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह को। एनसीसी की बात की जाए तो दुनिया के सबसे पुराने जो है युवा प्रशिक्षण जो है संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। तो 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। अगर इसके मोटो की बात करें तो मोटो है इसका यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। और यह दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। तो हमें क्या पता चला? एनसीसी के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र बस। इन्होंने किन्हें रिप्लेस किया है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जी को। ये कौन से क्रम के महानिदेशक हैं? तो ये 35वें महानिदेशक हैं। अगर एनसीसी की स्थापना की बात की जाए तो एनसीसी की स्थापना कब हुई? तो एनसीसी की स्थापना हुई है 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो है यूनिफॉर्म्ड जो है यूथ ग्रुप है, यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी जो है संगठन है। और इसका जो मोटो है वो क्या है? एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। अगर बात करें एनसीसी के इतिहास की, एनसीसी के अगर अपन इतिहास की बात करें तो कैडेट प्रशिक्षण की अवधारणा या कॉन्सेप्ट सबसे पहले जो है जर्मनी में प्रस्तुत की गई थी। जर्मनी में कैडेट प्रशिक्षण की शुरुआत 1666 में ही हो गई थी। परंतु भारत में इसकी शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक अधिनियम पारित किया गया था जिसे कहते हैं भारतीय रक्षा अधिनियम। भारतीय रक्षा अधिनियम 1917 के तहत विश्वविद्यालय कोर के रूप में जो है भारत में जो है एनसीसी की शुरुआत हुई। तो हमने देखा भारत में एनसीसी की शुरुआत या फाउंडेशन कहां से आ रहा है? 1917 के भारतीय रक्षा अधिनियम से इसकी शुरुआत हो रही है। और किस नाम से इसको एस्टेब्लिश किया गया था? यूनिवर्सिटी कॉर्प्स के रूप में। 1920 में एक नया अधिनियम आया जिसको कहते हैं भारतीय प्रादेशिक अधिनियम या टेरिटोरियल एक्ट ऑफ 1920। और इसके तहत ये जो यूनिवर्सिटी कोर है इसका नेम चेंज कर दिया गया। और इसका नेम चेंज करके कर दिया गया यूटीसी, यानी इसे पुनर्गठित किया गया यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर के रूप में। 1942 में इसे फिर से इसका नेम चेंज किया गया और 1942 में इसका नाम कर दिया गया यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर। तो हमने क्या देखा? 1917 में जो है यूनिवर्सिटी कॉर्प्स के रूप में, यूनिवर्सिटी कोर के रूप में इसकी स्थापना हुई। प्रादेशिक अधिनियम 1920 के तहत पहली बार इसका नाम चेंज किया गया और नाम क्या कर दिया गया? यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर। और 1942 में पुनः इसका नाम चेंज कर दिया और क्या कर दिया गया? इसका नाम हो गया यूओटीसी यानी यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स रख दिया गया। अब अगर बात करें इसमें परिवर्तन की तो हमने देखा कि जब एनसीसी में और क्या रिफॉर्म किए जा सकते हैं, इसे और किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, तो इसके लिए एक कमिटी बनाई गई थी जिसको अपन कहते हैं HN कुंजरू कमिटी। तो 1946 में एनसीसी में रिफॉर्म के लिए कमिटी बनाई गई जिसको बोला जाता है HN कुंजरू कमिटी। और इस समिति की सिफारिश पर एनसीसी एक्ट 1948 पारित किया गया और हमारे आधुनिक एनसीसी जो संगठन है उसकी जो है नींव रखी गई। तो आधुनिक एनसीसी जो मॉडर्न एनसीसी है वो किस एक्ट के तहत बनाया गया था? एनसीसी एक्ट 1948 के तहत। और यह एक्ट किसकी सिफारिश पर पारित किया गया था? तो यह रिकमेंडेशन की गई थी HN कुंजरू कमेटी के द्वारा। एनसीसी में विविधता लाने के लिए, लैंगिक समावेशन यानी जेंडर इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए 1949 में 1949 में इसमें गर्ल्स डिवीजन जोड़ा गया। मतलब इससे पहले एनसीसी में केवल क्या होते थे? मेल होते थे, पर 1949 में फीमेल्स के लिए भी एक डिवीजन जोड़ दिया गया। तो 1949 में गर्ल्स डिवीजन भी इसमें जो है जुड़ गया।
चलिए आते हैं अगली खबर की ओर, वो है 24 अक्टूबर को। तो 24 अक्टूबर बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, इस दिन मनाया गया है वर्ल्ड पोलियो डे। तो 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेट किया गया है। और वर्ल्ड पोलियो डे की जो थीम है इस साल की वो क्या है, एंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर। पोलियो का अंत, हर बच्चा हर टीका और हर जगह। तो ये पोलियो क्या है, पोलियो या पोलियोमाइलिटिस एक वायरस से होने वाली बीमारी है। ये वायरस से होने वाली डिसीज है, और कौन से वायरस से, तो इसके वायरस का नाम ही है पोलियो वायरस। तो पोलियो या पोलियोमाइलिटिस पोलियो वायरस से होने वाली एक बीमारी है जो किसे इफेक्ट करती है, ये बच्चों के ब्रेन नर्व्स को, है ना, ब्रेन नर्व्स को और स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है। तो हमने देखा पोलियोमाइलिटिस या पोलियो एक वायरस से होने वाली बीमारी है। और कौन सा वायरस है, ये पोलियो वायरस है। और इसे ये जो है बच्चों के रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क जो नर्व्स होती है, ब्रेन नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करती है, अफेक्ट करती है। पूरी दुनिया में पोलियो 3 तरह के पाए जाते हैं, WPV1, WPV2 और WPV3। अगर पोलियो के टीके की बात करें तो अक्सर हम देखते हैं कि पोलियो का टीका 5 वर्ष से कम बच्चों को पोलियो का टीका पिलाया जाता है ना। तो पोलियो का जो टीका है वो वैक्सीन है वो 2 तरह की है, एक है OPV और सेकंड वन है IPV। OPV का नाम है ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसको अपन कहते हैं, अक्सर एक ऐड आता है 2 बूंद जिंदगी की। तो ये 2 बूंद जिंदगी की किससे रिलेटेड है, पोलियो से रिलेटेड है। तो पोलियो वैक्सीन का नाम है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। और इसे बनाया किसने है, एल्बर्ट सैबिन ने। तो ध्यान रखिएगा, ओरल पोलियो वैक्सीन को बनाया था अल्बर्ट सैबिन ने। और दूसरी जो है वो IPV इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, और इसे बनाने का श्रेय जाता है जॉन सॉल को। तो हमने देखा पोलियो की 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं, वन ऑफ देम इज OPV और सेकंड वन इज IPV। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन है जिसको जो है ड्रॉप्स के रूप में पिया जाता है, और अल्बर्ट सैबिन ने इसे डिस्कवर किया था। और IPV इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है, मतलब इसे इंजेक्शन के द्वारा लगाया जाता है, और इसे जो है डिस्कवर किया गया था जॉन सॉल के द्वारा। अगर भारत में पोलियो की स्थिति की बात की जाए तो भारत में जो पोलियो का अंतिम केस है, मतलब लास्ट टाइम पोलियो का केस भारत में कब दिखा था, तो वो दिखा था 2011 में वेस्ट बंगाल में। भारत में पोलियो का अंतिम केस 2011 में वेस्ट बंगाल में देखा गया था। उसके बाद 2014 में ही WHO के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त देश का सर्टिफिकेट दे दिया गया। जी हाँ, 2011 में लास्ट मामला मिला था पोलियो का, और 2014 में हमें जो है पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। अगर बात करें ग्लोबली कि ग्लोबली अभी कहाँ कहाँ जो है पोलियो पाया जाता है, तो जैसे हमने देखा कि पोलियो के 3 टाइप होते हैं, WPV1, WPV2, WPV3। तो WPV2 और WPV3 ये पोलियो के 2 ऐसे प्रकार है जिसका पूरी दुनिया में अब कोई केस, न्यू केस नहीं है, मतलब इसे पूरी तरह से उन्मूलन किया जा सका है, इनको जो है इरेडिकेट किया जा चुका है। परंतु जो WPV1 है ये अभी भी कुछ देशों में है, और वो देश कौन से हैं, दुनिया के 2 ही देशों में पोलियो के WPV1 के केस पाए जाते हैं, और वो कौन से हैं, वो हमारे पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान। मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अगर छोड़ दिया जाए तो दुनिया में कहीं भी अब पोलियो का नया केस दिखाई नहीं देता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले डेट की ओर। अगला डेट है हमारा 24 अक्टूबर ही, और 24 अक्टूबर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया गया है, ITBP स्थापना दिवस। जी हाँ, ITBP स्थापना दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ITBP है क्या, ITBP है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। भारत ITBP की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान की गई थी। तो ITBP की स्थापना कब की गई, भारत चीन युद्ध इंडो चाइना वॉर के टाइम पे 1962 में की गई थी। और इसका जो मोटो है वो है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। तो हमने क्या देखा, ITBP क्या है, ITBP एक पैरामिलिट्री फोर्स है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान की गई, और इसका जो मोटो रखा गया है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा है। अगर ITBP की बात करें तो ये कौन से बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता है, तो ITBP जो है हमारी जो चाइना के साथ बॉर्डर लगती है 3488 किलोमीटर की, तो चाइना के साथ जो हमारी बाउंड्री है उस पूरी बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने का काम ITBP के द्वारा किया जाता है।
मतलब ये काराकोरम दर्रा कश्मीर से लेकर जचेपला दर्रा यानी आपका जो है कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश तक की पूरी बाउंड्री को जो है प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी आईटीबीपी के पास है। तो ये भारत के किन किन राज्यों में तैनात है? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में जो है आईटीबीपी के जो कई बटालियंस जो है हमारी जो है तैनात रखी गई हैं। इनके करंट महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल की बात की जाए तो प्रवीण कुमार, आईटीबीपी के जो करंट डायरेक्टर जनरल हैं वो प्रवीण कुमार हैं और आईटीबीपी का जो हेडक्वार्टर है वो क्या है आपका नई दिल्ली है। अगर बात करें अगली खबर की ओर तो 23 अक्टूबर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया गया है और ये इंपॉर्टेंट डे है कौन सा? इंटरनेशनल डे ऑफ द स्नो लेपर्ड, अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस। तो हिम तेंदुआ कौन है? हिम तेंदुआ आपका एक ब्लैक कैट प्रजाति का ही एक स्पीसीज है। मतलब अपन कह सकते हैं जिस कैटेगरी में आपका तेंदुआ आता है, जिस कैटेगरी में टाइगर आता है, जिस कैटेगरी में लियो यानी आपका जो है लॉयन आता है, उसी कैटेगरी का एक जीव है। तो जो हिम तेंदुआ है इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा उनसिया है। हमने देखा 23 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट किया जा रहा है? 20 इंटरनेशनल डे ऑफ द स्नो लेपर्ड है ना, अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम है पैंथेरा उनसिया। और अगर बोला जाए तो इसे जो है माउंटेन ऑफ द घोस्ट ऑफ द माउंटेन है ना, पहाड़ों का भूत कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसका टाइटल नेम क्या है? घोस्ट ऑफ द माउंटेन यानी पहाड़ों का भूत। और ये डे कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो 2024 से 2024 से यूएनजीए यानी आपका जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जो है इसे जो है मनाने की शुरुआत की गई थी। आपकी अगर बात करें हिम तेंदुआ की, स्नो लेपर्ड की, तो ये इंडेंजर्ड प्रजाति है। मतलब ये इनके जो है विलुप्ति का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसे जो है दो सूचियों में रखा गया है। आपने एक ट्रिटी सुनी होगी जिसको बोलते हैं साइट्स। साइट्स व्यापार से संबंधित वन्य जीवों और जो है के व्यापार से संबंधित एक जो है ट्रिटी है जिसको साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये एक ट्रिटी है जिसकी अपेंडिक्स 1 की श्रेणी में से रखा गया है। और आपने एक लिस्ट सुनी होगी, एक ऑर्गेनाइजेशन सुना होगा जिसका नाम है आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ जो है नेचर। इसके जो है इसे रेड डाटा लिस्ट में रखा गया है। तो हमने देखा स्नो लेपर्ड डे के लिए कब सेलिब्रेट किया जाता है? 23 अक्टूबर को, 23 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा उनसिया है। इसे घोस्ट ऑफ द माउंटेन बोला जाता है। 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको मनाने की जो है शुरुआत की गई थी। और अगर देखा जाए तो ये साइट्स की अपेंडिक्स 1 की जो है लिस्ट में है और साथ साथ आईयूसीएन की रेड डाटा लिस्ट में भी है। मतलब ये लगातार जो है इसकी विलुप्ति का जो है खतरा उत्पन्न हो गया है कि लगातार जो है अगर इसका शिकार होता रहा या इसके लिए संरक्षण के लिए उपाय नहीं किए गए तो कुछ सालों में ही ये विलुप्त हो सकते हैं। हम देख अगर साइट की बात करें तो जैसा कि हमने देखा ये है क्या? ये एक ट्रिटी है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। और ये ट्रिटी कब अडॉप्ट की गई थी? तो साइट की जो ट्रिटी है 1973 में अडॉप्ट की गई थी, परंतु ये इन्फोर्स हुई है, लागू है 1975 में। मतलब 1973 में इसे अडॉप्ट कर लिया गया था पर 1975 से इन्फोर्स हो गया है। और इसे कितने सदस्यों ने अब तक जो है साइट्स की ट्रिटी को साइन किया है? 184। तो इस ट्रिटी में 184 देशों ने जो है साइन कर चुके हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है साइट का वो कहाँ पे है आपका? जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है साइट्स का हेडक्वार्टर है। साइट्स जो है 3 तरह की जो है सूचियां निकालता है, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 1 में ऐसे वन्य जीवों को रखा जाता है जिनका कोई भी कमर्शियल ट्रेड नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसे जीव जिनका कमर्शियल ट्रेड नहीं हो सकता, ना तो उनके खाल का, ना तो उनकी हड्डियों का, और ना ही उनका किसी भी तरीके से हंटिंग किया जा सकता। मतलब बहुत ही मोस्ट वल्नरेबल है, ये विलुप्त होने की कगार पे हैं। इसलिए जो है इनका कोई भी वाणिज्यिक व्यापार, कमर्शियल ट्रेड नहीं किया जा सकता। अपेंडिक्स 2 में जिन पौधों और जानवरों को रखा गया है उनको परमिट के साथ जो है, मतलब अभी संकटग्रस्त नहीं है ना, लेकिन संकटग्रस्त हो ना जाए इसलिए परमिट के साथ ही इनका जो है व्यापार किया जा सकता है। और जो अपेंडिक्स 3 है वो जो है वॉलंटरीली जो है कंट्रियों के द्वारा अपनी अपनी कंट्रियों में किसी विशेष एनिमल को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए सूची में जो है एनिमल्स को डाला जाता है और इनका ट्रेड जो है उस कंट्री के द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट के आधार पे ही किया जा सकता है। तो हमने देखा
साइटेक कन्वेंशन के आधार पर तैयार की गई ट्रिटी है, 1973 में अडॉप्ट की गई, 1975 में लागू हुई। 184 मेंबर हैं, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये 3 तरह की सूचियां जारी करता है, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 1 में ऐसे जीवों को रखा गया है जिनका कोई भी कमर्शियल ट्रेड हो ही नहीं सकता, ना तो परमिट के साथ ना ही बिना परमिट के। अपेंडिक्स 2 में ऐसे एनिमल्स को रखा गया है जो अभी संकटग्रस्त नहीं है, वल्नरेबल नहीं है, पर कहीं हो ना जाए इसलिए इनको जो है केवल और केवल इसका लाइसेंस लेके ही ट्रेड किया जा सकता है। और अपेंडिक्स 3 में कौन से एनिमल होंगे ये कंट्री खुद डिसाइड करती है और वही उसके लिए लाइसेंस भी रिलीज करती है, मतलब उनके लाइसेंस के थ्रू ही उस कंट्री में उनका जो है व्यापार किया जा सकता है। अब अगर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो है हमारा आयुषियन, जो जीवों के संरक्षण से संबंधित कार्य करता है। और इस आयुषियन का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो आयुषियन की जो स्थापना है वो 5 अक्टूबर 1948 को की गई थी। 5 अक्टूबर 1948 में आयुषियन एस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो आयुषियन का हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। जी हाँ, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और ये प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। इसमें 9 कैटेगरीज बनाई गई हैं जिसमें जो है डिफरेंट एनिमल्स को जो है क्या किया है? कंजर्वेट किया गया है, संरक्षित किया गया है। और वो रेड लिस्ट कौन सी है? तो रेड लिस्ट में, इस लिस्ट में ये जो 9 कैटेगरीज हैं इसमें हम जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे उनकी विलुप्ति का खतरा जो है उनके लिए जो है डेंजर बढ़ता जाता है। और जैसे ही हम इस लिस्ट में नीचे आते जाएंगे मतलब उनके लिए कोई खतरा नहीं है और प्रॉपर्ली फल फूल रही हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं सबसे ऊपर है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं, मतलब दुनिया में अब कहीं पाए ही नहीं जाते। जबकि सेकंड नंबर पे है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब है जंगलों में ये पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं, जंगलों में ये पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं। परंतु अभी भी ये है, हो सकता है चिड़ियाघरों में, जूज में, या फिर इन्हें जो है ब्रीडिंग हाउसेस में, है ना, ब्रीडिंग सेंटर्स में ये भी जिंदा हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब जिनके विलुप्त होने के, जो विलुप्ति की एकदम कगार पे हैं, जो पूरी तरह से जो है विलुप्त होने वाले हैं। और इनडेंजर्ड मतलब जिनके अब विलुप्ति का खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। वल्नरेबल मतलब जिनके लिए हमें जो है थोड़ा सा चिंता करने की जरूरत है, उन्हें संरक्षित करने की जरूरत है। और फिर यहाँ से अब धीरे धीरे ये ग्रीन लाइन होती जा रही है, मतलब ये अभी प्रॉपर्ली फल फूल रही है, इनके लिए ज्यादा खतरा अभी नहीं है। तो आपने देखा आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई है और मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ये कितने लिस्ट जारी करती है? तो 9 जो है 9 कैटेगरीज में जो है ये लिस्ट जारी करता है, जिसमें सबसे ऊपर है एक्सटिंक्ट। ईएक्स का मतलब है एक्सटिंक्ट का मतलब ये विलुप्त हो गए हैं। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब होता है कि जंगलों से विलुप्त हो गए हैं, फॉरेस्ट में नहीं है परंतु अभी भी ब्रीडिंग सेंटर या जू में है ये। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब जिनके विलुप्ति, जो एकदम विलुप्ति की कगार पे, इनकी संख्या इतनी कम हो गई है कि अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो कभी भी ये विलुप्त तो हो सकते हैं, है ना। तो ये आपका जो है पूरी की पूरी जो है 9 लिस्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो जो अगली खबर है वो है हमारी बुक्स से रिलेटेड। अक्टूबर में 3 न्यू बुक्स लॉन्च की गई हैं और वो 3 न्यू बुक्स कौन सी हैं? मेमोयर टेलिंग मी माई स्टोरीज जो है ये कुंजांग चोदेन के खिलाफ जो है द्वारा जो है रिलीज की गई है, ये जो है पब्लिश की गई है। सेकंड है द ओनली सिटीज बॉम्बे इन 18 स्टोरीज, तो ये अनिंदिता घोष ने जो है इस बुक को लिखा है। और जो है दे विल शॉट यू मैडम, ये माई लाइफ थ्रू कन्फ्लिक्ट, ये लिखा है हरिंदर बाजवा जी ने। तो हमने देखा अक्टूबर में 3 नई बुक लॉन्च की गई हैं। मेमोयर टेलिंग मी माई स्टोरीज कुंजांग के द्वारा, द ओनली सिटी बॉम्बे इन 18 स्टोरीज अनिंदिता घोष के द्वारा, और दे विल सूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कन्फ्लिक्ट हरिंदर बावेजा के द्वारा जो है लिखा गया है। तो 3 न्यू बुक्स हैं। जब बात बुक्स की कर रहे हैं तो परीक्षा के दृष्टिकोण से और कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं तो उनके बारे में भी जानना जरूरी है। तो मैंने आपके लिए कुछ बुक्स कलेक्ट किया है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इन्हें भी आप देख सकते हो। जैसे हमने देखा किताबुल हिंद। किताबुल हिंद किसने लिखा है? तो ये अल बरूनी ने लिखा है। किताबुल हिंद किसने लिखा है? अल बरूनी ने लिखा है। किताबुल रेहला, किताबुल रेहला लिखा गया है इब्न बतूता के द्वारा। तारीखे फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी, ये दोनों किसके द्वारा लिया गया है? ये जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखे गए हैं। तारीखे शेर शाही अब्बास खान शेरवानी, ये जो शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड की बुक है ये।
अकबरनामा, अबुल फजल, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, तो अबुल फजल ने ये बुक लिखी है। नूह सिपीहर, ये अमीर खुसरो की बुक है। तो हमने देखा ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको जानना चाहिए था। तो इसी के साथ आज का जो हमारा डेली एपिसोड खत्म होता है। हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए, इन्हें प्रॉपर्ली नोट कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए, इन्हें याद कीजिए। और आज से आपके लिए एक हम क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा आपका पहला क्वेश्चन है कि ये जो इब्न बतूता है, इब्न बतूता भारत में जब आया तो उस समय किस रूलर का रूल था, मतलब उस समय भारत का सुल्तान कौन था, बादशाह कौन था या राजा कौन था। तो आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है और जो भी आंसर होगा वो अगली क्लास में जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।